अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ारूक आबतुंग। आज हम जो सिफारिशात कुछ लेके हाज़िर हुए हैं ताकि अपने नाज़रीन को भी बता सकें और गवर्नमेंट तक भी हमारी आवाज़ पहुंच सके कि हम जो किसानों को जो सपोर्ट देना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा किसान जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है और उसको सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी जो सपोर्ट है, अगर हम फार्मर को वहाँ पहुँचा दें तो यही फार्मर जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और उसकी थोड़ी सी मिसाल अगर आप हमारे हमसाया मुल्क से भी ले लें कि हमारे पड़ोस में जो किसान हैं उनको जो जो फैसिलिटीज़ वहाँ मुहैया हो रही हैं, अगर वो सारी ना दे सकें तो उनका पार्ट ऑफ दैट भी अगर हम दे दें तो यहाँ हमारा जो किसान है उसकी भी आसानी हो जाएगी, वो कम्पिटिटिव भी हो जाएगा, मुकाबलातन चीज़ें आसान भी कर सकेगा और अपनी पैदावार को बेहतर तरीके से बढ़ा सकेगा। साथ वाले मुल्क से अगर आप मुकाबला करते हैं तो वहाँ पे 23 से 25 जो फसलात हैं, अजनास हैं, उनके लिए वहाँ पे सब्सिडी है, जबकि हमारे पास जो सब्सिडी है सिर्फ 2 फसलों पे आती है, जो कि गन्ने पे आती है कि उसकी सपोर्ट प्राइस बना दी जाती है, या गंदम पे आती है कि उसकी सपोर्ट प्राइस दे दी जाती है। बाकी तमाम फसलात जो हैं उनको ओपन रखा हुआ है कि वो उनके साथ जो भी सलूक मार्केट करती है तो किसान उनके साथ अपना अपना वक्त पूरा करता है। तो हमारी किसान जो गुजारिशात हैं कि देखें, पड़ोस में उनको जो बिजली मिलती है किसान को वो बिला तात्तल मिलती है, यानी रेगुलर मिलती है, उसमें उनको लोड शेडिंग नहीं मिलती। दूसरा ये होता है कि वो सब्सिडाइज्ड रेट पे है, यानी उनका रेट जो है किसान को जो मुहैया करते हैं बिजली साथ वाले मुल्क में, वो हमसे बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है। और जब पानी वक्त पे मिलेगा और उसको खाद अच्छी मिल जाती है जिसके इंश्योर करती है गवर्नमेंट कि उनको जो खाद मिल रही है वो खाद बेहतरीन हो और पूरी क्वालिटी की हो, दवाइयाँ जो मिल रही हैं वो क्वालिटी की हों और उनके ऊपर भी गवर्नमेंट का असर होता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी फार्मर ने किसी जगह से कोई दवाई लेके इस्तेमाल की है और वो दवाई जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थी या उससे फार्मर को नुकसान हुआ, तो गवर्नमेंट उसको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है कि वो उस कंपनी के ख़िलाफ़ जाए और उसको सू करे और उससे अपने जो पैसे हैं वापस ले, और बल्कि जो अदालतें हैं वो उनको जुर्माने भी करती हैं ताकि वो किसानों का इस्तेहसाल ना करें। तीसरा ये आ जाता है वहाँ पे जितनी रिसर्च हैं, जितने एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियाँ हैं, जितने उनके रिसर्च सेंटर्स हैं, उनके लिए लाजम है कि वो रिसर्च पेपर इशू करें, रिसर्च की अखबार निकालें, फार्मर को मीडिया के ज़रिए बताएं कि उन्होंने कौन कौन सी नई फसलात के बीज तैयार किए हैं और कौन कौन की फसलात के बीज जो हैं वो उनको मुयस्सर है, यानी वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे किसान को ऐसा नहीं है। यहाँ पहले तो ये है कि रिसर्च होती कम है, और अगर रिसर्च होती है तो बहुत सारे जो किसान हैं, दूर दराज एरिए के जो किसान हैं, उनको तो ये पता ही नहीं चलता कि कौन कौन सी नई वैरायटीज़ आ गई हैं, नई हमारी जो फसलात हैं उनके लिए कौन कौन से इम्प्रूव्ड हाइब्रिड किस्म के बीज आ गए हैं जो फसलात की पैदावार भी बढ़ाते हैं, बीमारियों को भी आगे से दफ़ा करते हैं, और उनके साथ आगे जितनी ज़मीन की जो कंजम्पशन है, जो उसकी फर्टिलाइजेशन है, उसके अंदर भी वो एक बहुत बड़ा एड बैक करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो कि मुयस्सर हैं साथ वाले मुल्क में, हमारी ये सिफारिशात हैं कि अपने मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी जो मौजूदा हुकूमत है वो इस वक्त किसानों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, बहुत कुछ कर रही है, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि अगर ये तमाम सिफारिशात के साथ साथ हमेशा अच्छा या बुरा कंपैरिजन में होता है, मुकाबले में होता है, तो अगर साथ वाले को अच्छा काम कर रहे हैं हमें भी करना चाहिए, और अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें भी इधर उधर बताना चाहिए ताकि लोग उससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यह अवामन नास का फ़ायदा हो जाता है। तीसरा इसमें यह है कि एक चीज़ जो है कि किसान की जो ज़मीन है, इसके बारे में एक सिफारिश है हमारी कि अब पाकिस्तान में अभी तक किसानों को जो कंसोलिडेशन रिफॉर्म्स हुई थी तो वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। यहाँ या तो जो बहुत बड़े बड़े ज़मींदार हैं या बहुत ही छोटा ज़मींदार है जो कि खान की जो उनकी ज़मीनें हैं वो कट कटा के छोटी होती गई हैं और इनहेरिटेंस में आके 2-2, 4-4 एकड़ बन गए हैं। असल वजह यह है कि देखिए, जो यूनिट सबसिस्टेंस यानी गुजारा ज़मीन, जैसे 12.5 एकड़ की बात करते हैं नहरी ज़मीन की, अगर वो भी मुयस्सर नहीं है फार्मर को तो वो तो अपने लिए ही फसल को मतलब पूरी नहीं कर सकता और अपना घर का ख़र्चा नहीं चला सकता।
तो वो सरप्लस प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन हमें तो सरप्लस चाहिए ताकि जो लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता नहीं हैं, जो 40-50% लोग हैं जो कि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको जो ज़मीन की पैदावार या ग्रेन देना है या फूड देना है, वो इन लोगों का काम है जो कि प्रोड्यूस करेंगे और हम उन तक पहुंचाते हैं। तो हमारी सिफारिश ये है कि जो छोटे किसान हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें ये स्टेट बैंक की वसातत से छोटी ज़मीन परचेज़ करने का भी कर्जा होना चाहिए। कई दफ़ा होता है कि किसान के साथ में 2 एकड़ हैं, 1 एकड़ है, 3 एकड़ है, या 2 भाइयों में से एक निकलना चाहता है, या 5 भाई हैं 2-2 एकड़ के मालिक हैं, तो वो 12 एकड़ से भी नीचे आ जाते हैं। तो वो उनको ज़मीन ख़रीदने की इजाज़त होनी चाहिए और उसके लिए क्रेडिट की सहूलत मैसर होनी चाहिए। उसमें तरीक़ाकार ये होगा कि देखें, बैंक को तो बहुत बड़ी अच्छी सिक्योरिटी मिल रही है कि जो ज़मीन उसकी अपनी है वो 2-3 एकड़ उसके ऊपर भी अपना जो लियन मार्क कराएगा या बैंक का मॉर्टगेज कराएगा, और जो नई ज़मीन साथ वाली ख़रीद रहा है उसके ऊपर भी मॉर्टगेज कराएगा। और उसने जो पैसा लिया है, नए जो एकड़ उसने ख़रीदे हैं, उनकी जो 5 साल में किस्तें हैं, 7 साल में किस्तें हैं, वो वापस कर देगा। 1 एकड़ का जो वो ठेका देता है, जो कि 20,000 से लेके 70-75 हज़ार रुपये तक वेरी करता है डिफरेंट एरियाज़ में, मुख्तलिफ जगह पे ठेका इतना है। तो वो जो ठेका देता है, अगर वही ठेका अगर वो आगे बैंक को देता जाए तो वो बड़ी आसानी से अपना जो कर्ज़ा लिया हुआ है वो वापस कर सकता है। और उसके साथ साथ उसको ये फ़ायदा हो जाता है कि 4 एकड़ की या 2 एकड़ की काश्त की बजाय वो 10 एकड़ या 12 या 15 एकड़ की काश्त करेगा। उसमें वो अपना खर्चा भी निकालेगा, बैंक को भी दे लेगा, और आने वाले वक्त में वो एक सेल्फ सफिशेंसी का मुजाहरा कर सकता है और इकनॉमिक यूनिट में जाके शामिल हो सकता है, ताकि वो अपने लिए भी पैदा करेगा और आगे वो मुल्क के बाकी हिस्सों के लिए भी अजनास को पैदा कर सकता है। बैंक्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उसमें टेंजेबल सिक्योरिटी है, ज़मीन है, ज़मीन के अगेंस्ट ज़मीन लेनी है, क्योंकि पहले ये सिर्फ छोटे स्मॉल लोन या छोटे लोन देते हैं, उसमें ज़मीन ख़रीदने की इजाज़त नहीं देते। हम ये नहीं कहते हैं कि एक बंदा 100 एकड़ ख़रीद रहा है, 50 एकड़ ख़रीद रहा है, उसको ज़मीन के लिए कर्जे की बात हो रही है। हमारी जो सिफारिश है वो छोटे की है, ताकि वो कंसोलिडेट करके एक ऐसा यूनिट बना लें कि जिसके अंदर से पैदावार को आगे बढ़ाया जा सके। और फिर जब वो 4 एकड़ या 6 एकड़ के लिए एक बंदा ज़िम्मेदार काम कर रहा है, एक फैमिली काम कर रही है, उनको ये फ़ायदा है कि उनकी कॉस्ट वही रहनी है, लेबर उनकी वही रहनी है, और बाकी जो उसकी आमदन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि फिर वो उसको कंसोलिडेट करता है, पानी की बेहतर तकसीम करके जो उसके पास अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करता है, और जो फसलात हैं उनकी भी सिलेक्शन जो है कि उन्हें कौन सी फसल बोनी है, क्योंकि 2-4 एकड़ के ऊपर वो 2-4 एकड़ में तो उसकी रोटेशन भी नहीं बनती कि वो कौन सी करे कौन सी ना करे, और करे तो आगे अगले सीज़न में उसने क्या करना है, क्योंकि उसके 3-3 महीने 6-6 महीने और साल की क्रॉप 3-4 क्रॉप्स हैं जो कि रबी में खरीफ में उसको मैसर होती हैं। तो हमारी सिफारिशात में ये चीज़ शामिल है कि अगर वो इन तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट सपोर्ट करे, स्टेट बैंक सपोर्ट करे, और उनको कोई कंसेशनल लोन भी दे दिया जाए। देखें, हमारे पड़ोस वाले मुल्क की जो कंपैरिजन की बात करते हैं, वहाँ पे क्रेडिट जो मिलता है किसान को वो रीफाइनेंस रेट पे मिलता है, यानी जो लोएस्ट पॉसिबल रेट है। मसलन 2-3-4-5% पे अगर वो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए या प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए देते हैं, तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि ये कर्जा इन फार्मर को, जो बेसिक यूनिट है, जो प्रोड्यूसर है, उसको भी उसी रेट पे होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा प्रोसेस होगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। तो यानी उनकी जो वैल्यू एडिशन वाले अदारे हैं उनको तो ऑलरेडी स्टेट बैंक की स्कीमें मौजूद हैं कि वो उनको रिफाइनेंस देता है, और बैंकों को भी सहूलत हो जाती है कि पहले वो पैसे दे देते हैं किसान को, बाद में स्टेट बैंक से या सेंट्रल बैंक से पैसे वापस ले लेते हैं। तो हमारी गुजारिशात में ये शामिल है कि आप उनके लिए भी उसी रीफाइनेंस के रेट पे जो 2-3-4-5% पे है वो दें, और उसका टेनर भी बड़े बढ़ा दें। पहले हम जितने कर्जे हैं एग्रीकल्चर में वो मैक्सिमम 5 साल के लिए होते हैं। तो हमारी ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये ज़मीन ख़रीदी हुई है और उसकी एक वैल्यू है कि 2, 4, 5, 10, 20, 25 लाख रुपया उसने दिया है, कुछ तो उसकी बचत होती है वो अपने पास से दे लेगा, बाकी अगर उसको कर्जा मिल रहा है तो वो उसको थोड़ा सा पीरियड बढ़ा दें, मार्कअप कम कर दें, तो वो फार्मर इजीली वो पैसे लौटा सकता है, और उसके साथ ये होगा कि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और वो इसको बेहतर तरीके जाएगा। तीसरा हमारी एक रिकमेंडेशन है कि इसके अंदर एक फार्म टू मार्केट डायरेक्ट एक छोटा सा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो उसको भी सपोर्ट दे सके, ताकि ये मिडल मैन को हम आहिस्ता आहिस्ता से रिप्लेस कर सकें। तो इंशाल्लाह
वक्त कम है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे कि फार्म टू मार्केट कैसे आना है, उसके बेनिफिट किसान को कौन कौन से हैं, और जो डायरेक्टली फसल ताज़ा ख़रीदना चाहते हैं तो उनको क्या क्या फ़वायद है। बहुत शुक्रिया जी।